Greetings to all. Myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about बैक्टीरिया. बच्चों, बैक्टीरिया के मैं पिछले 6 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. उन वीडियोस में, उन लेक्चर्स में मैंने आपको बैक्टीरिया की ब्रीफ हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था. इसके साथ साथ लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, आपको लास्ट लेक्चर अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था. रिप्रोडक्शन मैंने आपको उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में बताया था. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता, इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है. इसके बारे में, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बच्चों बताऊंगी. पिछले वीडियो में मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था. बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसमें अभाव होता है. इसके स्थान पर इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन जो इसमें होता है वो किसके द्वारा होता है? बाय बाइनरी फिशन, द्विविखंडन द्वारा. एक सेल 2 भागों में बढ़ जाती है. बाय बडिंग यानी कि मुकुलन द्वारा. बाय गोनिडिया और सेगमेंटेशन, गोनिडिया अथवा खंडीभवन द्वारा. बाय सिस्ट यानी कि पुट्टी या सिस्ट के द्वारा. इसके साथ साथ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अलैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है? बाय कोनिडिया, बाय ओइडियोस्पोर्स, बाय एंडोस्पोर. इसके द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब हम आते हैं, बाय एंडोस्पोर होता है. एंडोस्पोर बच्चों क्या होता है? हाईली रेजिडेंट बॉडी होती हैं, हाईली रेजिडेंट स्पोर्स होते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये दोबारा से रीग्रो करके नए बैक्टीरिया का डेवलपमेंट करते हैं. सम बैक्टीरिया आर केपेबल टू प्रोड्यूस स्पोर दैट आर हाईली रेजिडेंट टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन. इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया रीग्रो अगेन टू ए बैक्टीरिया. यानी कि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में ये हाईली रेजिडेंट बॉडी होती हैं जो कि सर्वाइव कर सकती हैं. बहुत ज़्यादा सूखा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और उसके बाद जब इसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो ये दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं. अब हम आते हैं इसके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पर. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें 3 तरह से होता है: लैंगिक, पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. जीवाणुओं में भी अन्य प्रोकैरियोट्स की भांति वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता है क्योंकि इसमें लैंगिक संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं. गैमेटिक फ्यूजन भी नहीं पाया जाता है. यही नहीं, जीवाणुओं में कैरियोगमी, मियोसिस भी नहीं पाए जाते. लेकिन इसमें जेनेटिक पदार्थों का एक्सचेंज जो होता है, उसके कुछ प्रोसेस हैं. जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, वो कैसे होता है? बाय ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण द्वारा. बाय कॉन्जुगेशन, संयुग्मन द्वारा. एंड बाय ट्रांसडक्शन, पराक्रमण द्वारा. जीवाणुओं में लैंगिकता सर्वप्रथम टेटम व लेडनबर्ग ने एरिस्टा कोलाई में प्रदर्शित की. इनमें अन्य जीवधारियों के भांति गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है. जीवाणु में लैंगिक जनन का मुख्य लक्षण आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय, इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, जो कि
ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है। सबसे पहले वाले प्रोसेस पे आते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण। द अर्ली वर्क ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ in 1928 on the transfer of virulence in the pathogen Streptococcus pneumoniae. The stage for the research that first showed that DNA was the genetic material. Griffith found that if he boiled virulent bacteria and injected them into mice, the mice were not affected and no pneumococci could be recovered from the animals. When he injected a combination of killed virulent bacteria and a living non-virulent strain, the mice died. Moreover, he could recover living virulent bacteria from the dead mice. Griffith called this change of non-virulent bacteria into virulent pathogen transformation. ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण की खोज अंग्रेज जीवाणु वैज्ञानिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की 1928 में। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसके पुख्ता प्रमाण रूपांतरण द्वारा ही प्राप्त हुए। डिप्लोकोकस न्यूमोनी मनुष्य व कई स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इस जीवाणु के दो स्ट्रेन, दो प्रभेद होते हैं। एक तो होता है आर जो कि, और दूसरा होता है एस, जिसमें से आर प्रभेद जो होता है वो अवायरुलेंट होता है, अनुग्र होता है। एस प्रभेद जो होता है वो वायरुलेंट होता है, उग्र होता है। अनुग्र प्रभेद जो होता है वो रफ होता है, वे नॉन कैप्सुलेटेड होता है। उग्र प्रभेद जो वायरुलेंट प्रभेद होता है वो स्मूथ होता है, वे संपुटित होता है, कैप्सुलेटेड होता है। जो कैप्सुलेटेड होता है वो ही सबसे ज़्यादा बीमारी को उत्पन्न करता है। तो चिकनी प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं, चिकना, वे संपुटित जो होता है, चिकनी प्रकार की कोशिकाएं रोगजनक, पैथोजेनिक और वायरुलेंट होती हैं। ये बात ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में चूहे के साथ ने प्रयोग किया, उसके बेस पर समझाया। ग्रिफिथ ने बताया जब चिकने प्रकार के जीवित जीवाणु का इंजेक्शन माइस में, चूहे में लगाते हैं तो चूहे मर जाते हैं। जब रफ प्रकार के जीवाणु का इंजेक्शन चूहों में लगाते हैं तो रुक्ष प्रकार के जीवाणु का इंजेक्शन लगाने पर चूहे स्वस्थ रहते हैं। फिर अब वो क्या करते हैं कि जब चिकने प्रकार के रोगजनक को लेते हैं और उसको उबाल लेते हैं तो वो मृत हो जाएंगे। फिर चिकने प्रकार के मृत रोगजनक जीवाणु के इंजेक्शन चूहों में लगाते हैं तो भी चूहे स्वस्थ रहते हैं। फिर रफ प्रकार के हार्मलेस जीवाणुओं को चिकने प्रकार के मृत रोगजनक जीवाणुओं के साथ सम्मिलित कर दिया जाए। फिर इंजेक्शन तैयार कर चूहों में लगाने पर चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न होने पर वे मर जाते हैं। फिर ग्रिफिथ ने देखा कि हमने जो मृत रोगजनक लिया लेकिन फिर भी चूहे कैसे मर गए, साथ में उसके साथ रफ पार्ट को मिलाया तो ग्रिफिथ ने देखा कि मृत चूहों के शरीर से प्राप्त ऊतकों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उनमें जीवित कैप्सुलेटेड जीवाणु उपस्थित थे जिन्होंने एगार मीडियम में स्मूथ कॉलोनीज बनाई। इसका अर्थ ये निकला कि रफ प्रकार के जीवाणु चिकने प्रकार के जीवाणुओं में परिवर्तित हो गए। 1944 में ऑक्सफोर्ड टी एवरी, कॉलिन एम मैक्लियोड और मैकलिन एन मैककॉटी ने खोज की कि टुकड़ों से प्राप्त डीएनए से ही रूपांतरण होता है। उनके अनुसार कई दाता कोशिकाएं टूट जाती हैं जिसमें डीएनए के कई टुकड़े हो जाते हैं। डीएनए का एक भाग जिसमें केवल 10 से 20 जीन होते हैं, ग्राही कोशिका में
कोशिका भित्ति भी कोशिका झिल्ली में प्रवेश करता है। केवल कुछ समर्थग्राही कोशिकाएं ही डीएनए को ले सकती हैं। ग्राही कोशिका में प्रवेश के बाद एक एंजाइम डीएनए की एक लड़ी को घोल देता है तथा दूसरी लड़ी ग्राही कोशिका के डीएनए के साथ समावेशित हो जाती है, इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है। उस स्थान से ग्राही कोशिका के डीएनए का भाग विस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। विस्थापित डीएनए एक एंजाइम द्वारा घुल जाता है। ग्राही कोशिका इस प्रकार रूपांतरित ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है तथा इसमें समावेशित डीएनए के लक्षण आ जाते हैं। रूपांतरण कार्य कोशिकाओं में प्लाज्मिड के समावेशन से भी हो सकता है। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बताया, उन्होंने प्रोसेस के बारे में बताया, कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसे नहीं कह सकते हैं, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है ये। वन बैक्टीरिया इज एबल टू ट्रांसफर इट्स डीएनए इनटू अनदर बैक्टीरिया बाय मीन्स ऑफ पाइलस। पाइलस के माध्यम से, पिली के माध्यम से, फिम्बरी के माध्यम से एक बैक्टीरिया अपने डीएनए मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। कॉन्जुगेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस representing the early stage in a true sexually reproductive process. In that transcript to produce singular viral elements which cannot assemble or lyse the host cell, such DNA strands are known as plasmids. Plasmids are circular and can either be integrated into the main chromosome, in which case they are replicated along with chromosome and pass to daughter cells, or they are separate from it and can replicate independently. The simplest form of plasmid is F factor, fertility factor. This can be transcribed at the cell membrane to generate F pilus within the cell envelope and cell containing an F factor and designs F plus. लैंगिक जनन की इस विधि में दाता या नर जीवाणु ग्राही या मादा जीवाणु कोशिका के साथ भौतिक संपर्क स्थापित कर आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित करता है। इसमें क्या है, डोनर या मेल जो होता है वो रिसिपिएंट या फीमेल से फिजिकल कांटेक्ट करता है और उसमें आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित करता है। जीवाणुओं में संयुग्मन की खोज सर्वप्रथम लेडनबर्ग व टेटम ने 1946 में एरेस्टिया कोलाई के एक प्रभेद K12 पर की। संयुग्मन में, कॉन्जुगेशन में नर व मादा कोशिका आपस में 50 नैनोमीटर चौड़ी एक संयुग्मन नलिका कॉन्जुगेशन ट्यूब से जुड़ जाती है। प्रयोगों के परिणामों में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि नर से मादा कोशिका में डीएनए का स्थानांतरण नर कोशिका पर उपस्थित फिम्बरी की सहायता से होता है, फिम्बरी या पिली की सहायता से होता है। जीवाणुओं में पुमंगता मेलनेस उसमें उपस्थित प्लाज्मिड से निश्चित या नियंत्रित होती है। ये प्लाज्मिड विशेष प्रकार के फिम्बरी के लिए संदेश देता है जो कोशिका की सतह पर लगे होते हैं। अब प्लाज्मिड डीएनए के प्रतिकृतिकरण से इस प्रकार से 2 डीएनए अणु बनते हैं। इस डीएनए की एक कॉपी संयुग्मन नाल से मादा कोशिका या ग्राही कोशिका में प्रवेश करती है। अब ये ग्राही कोशिका भी दाता कोशिका में बदल जाती है, वैसी की वैसी डोनर की सेल की तरह हो जाती है और फिर ये अन्य मादा कोशिका से संयुग्मन करती है। इस प्रकार जीवाणुओं में दाता गुण या पुमंगता संचरणशील होती है, ट्रांसमिसिबल होती है। संयुग्मन के लिए जिम्मेदार प्लाज्मिड को उर्वरता कारक या लिंग कारक, फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं।
The F pilus is a hollow appendage that is capable of transferring DNA from one cell to another. It is in its simplest form, an unassociated F vector will supply transfer a copy to a recipient cell, and such a transfer process is known as conjugation. ये मैं बच्चों आपको समझा चुकी हूँ अभी। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसडक्शन। तीसरा प्रोसेस पे आते हैं हम, ट्रांसडक्शन यानी कि पराक्रमण। Transduction defined as a phenomena causes genetic recombination in bacteria wherein DNA is carried from one specific bacterium to another by a bacteriophage. इस क्रिया में आनुवंशिक पदार्थ का दाता कोशिका से ग्राही कोशिका को स्थानांतरण जीवाणुभोजी द्वारा होता है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन जिंडर व लेडनबर्ग ने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में किया। उन्होंने देखा कि विभोजीकरण किसी विशिष्ट जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करके उस विशिष्ट जीवाणु के लक्षण ग्रहण कर लेता है। जब विभोजी किसी दूसरे अन्य जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करता है तो विशिष्ट लक्षण उस जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देता है। देयर आर ग्रुप ऑफ वायरसेस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हैव बैक्टीरियल सेल as their hosts. These bacteriophages inject viral DNA into the bacterial cell, and after that viral DNA is then replicated and transcribed at the expense of the host and assembled into new viral particles. Normally the host cell lysed in order release the viral progeny, but in exceptional condition they enter in a replication cycle of the viral DNA and become incorporated by recombination into the chromosome of the bacterium. This is known as temperate phase. ट्रांसडक्शन जो होता है, पराक्रमण होता है, दो तरह का होता है, विशिष्ट पराक्रमण और व्यापीकृत पराक्रमण, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिका के ग्राही सतह पर संलग्न हो जाते हैं। विभोजी का न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है। विभोजी के न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु कोशिका में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बनने के लिए कोडेड होता है। इन्हें दमनकारी प्रोटीन कहते हैं। इनका कार्य जीवाणु कोशिका के विभोजी कणों का संश्लेषण रोकना है। विभोजी का डीएनए जीवाणु कोशिका के खंडों के रूप में होता है, जिन्हें प्रोफाज कहते हैं। प्रोफाज जीवाणु के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से वितरित रहता है अथवा इसके गुणसूत्र पर संलग्न रहता है। प्रोफाज युक्त जीवाणु कोशिका को लाइसोजेनिक सेल कहलाती है। जीवाणु कोशिका अनेक पीढ़ियों तक लाइसोजेनिक रह सकती है और विभोजी डीएनए जीवाणु के गुणसूत्र के साथ विभाजित होता रहता है। परंतु एक अवस्था ऐसी आती है जब जीवाणु कोशिका में दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है। इसमें विभोजी घटकों का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विभोजी डीएनए जो अब जीवाणु कोशिका गुणसूत्र से संलग्न था, ऐसी स्थिति में जब विभोजी डीएनए जो अब तक जीवाणु के गुणसूत्र से संलग्न था पृथक होकर विभोजी प्रोटीन का संश्लेषण प्रभाव करता है, यानी कि फेज प्रोटीन बनना चालू हो जाते हैं। विभोजी डीएनए जब जीवाणु गुणसूत्र से टूटता है
तब जीवाणु के कुछ जीन भी इसके साथ संलग्न हो जाते हैं। इनकी पुनरावृत्ति विभोजी डीएनए के साथ होती रहती है तथा ये नए विभोजी कणों का एक भाग बन जाते हैं। जब ये नए विभोजी कण किसी अन्य जीवाणु को संक्रमित करते हैं तो इनमें उपस्थित जीवाणु जीन भी नए जीवाणु कोशिका के गुणसूत्र से समायोजित हो जाते हैं। नए जीवाणु कोशिका के गुणसूत्र में अपने जीनों के अतिरिक्त मात्र या पहले जीवाणु कोशिका के जीन भी होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ का ये विनिमय विशिष्ट पराक्रमण स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु गुणसूत्र के साथ केवल कुछ विशिष्ट जीन का ही स्थानांतरण होता है, कुछ स्पेसिफिक जीन का ही स्थानांतरण होता है, इसलिए इसे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन या विशिष्ट पराक्रमण कहते हैं। दूसरा है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। विशिष्ट पराक्रमण की तुलना में व्यापीकृत पराक्रमण एक सामान्य घटना है। ये प्रक्रिया उन प्रोफेज कणों द्वारा नियंत्रित रहती है जो संक्रमित जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। ये कुछ स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले है लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल। लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल में उपस्थित विभोजी डीएनए नए विभोजी घटकों का संश्लेषण प्रारंभ कर देता है। इस प्रक्रिया में जीवाणु कोशिका गुणसूत्र खंडित हो जाता है, सेगमेंटेड हो जाता है। इन खंडों का कुछ विभोजी डीएनए में समावेशन हो जाता है, यानी कि इस खंडों का कुछ नए विभोजी डीएनए में इसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। इस प्रकार लयजनक कोशिका में उपस्थित कुछ विभोजियों में केवल विभोजी डीएनए होता है, जबकि अन्य में जीवाणु गुणसूत्र के खंड समायोजित होते हैं। यदि ऐसे विभोजी जिनमें जीवाणु गुणसूत्र के खंड समायोजित हैं किसी अन्य स्ट्रेन की कोशिका को संक्रमित करते हैं, जो विभोजी में उपस्थित मात्र कोशिका के जीन नई कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार इनमें पराक्रमण की क्षमता होती है। इसके विपरीत ऐसे विभोजी कण जिनमें केवल विभोजी डीएनए होता है पराक्रमण ट्रांसडक्शन की दृष्टि से अनुपयोगी होते हैं। यद्यपि ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया समानताएं हैं दोनों में, परंतु दोनों में दो मुख्य भेद भी हैं। ट्रांसडक्शन में दाता कोशिका से ग्राही कोशिका को आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण एक टेम्पलेट विभोजी द्वारा किया जाता है, टेम्पलेट फेज द्वारा किया जाता है, जबकि रूपांतरण में ये स्थानांतरण एक विलियन सॉल्यूशन के माध्यम से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम के प्रभाव से रुक जाती है, जबकि पराक्रमण पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि पराक्रमण में आनुवंशिक पदार्थ विभोजी कणों के भीतर सुरक्षित रहते हैं, संभवतः इसी के कारण यह प्रक्रिया एंजाइम द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो बच्चों, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं टॉक्सिन्स पर। कुछ बैक्टीरिया कुछ पॉइजनस टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। सम बैक्टीरिया रिलीज पॉइजन्स नोन एज टॉक्सिन्स विच कॉज फूड पॉइजनिंग। कुछ बैक्टीरिया पॉइजन्स रिलीज करते हैं जो कि टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि फूड पॉइजनिंग का कारण होते हैं। सम टॉक्सिन्स नोन एज एक्सोटॉक्सिन मल्टीप्लाई इन फूड। कुछ टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। These toxins are not easily destroyed by cooking and may remain in food once they have developed. ये इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते कुकिंग में, इनको कितना भी पका लो भोजन को तब भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, और एक बार अगर ये फूड में आ गए तो ये उसी के अंदर रहते हैं। अदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ओनली आफ्टर द फूड हैज़ बीन ईटन। कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को जब प्रोड्यूस करते हैं जब हम भोजन को खा लेते हैं, तब वो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर एंडोटॉक्सिन, इसे हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं। बच्चों, कल के वीडियो में मैं आपको बेनिफिशियंस ऑफ बैक्टीरिया की लाभदायक गतिविधियाँ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बच्चों। बैक्टीरिया की लाभदायक गतिविधियाँ और बैक्टीरिया की हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया की हानिकारक गतिविधियों के बारे में डिटेल में बताऊंगी।
आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमारे बैक्टीरिया लगभग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हार्मफुल और बेनिफिशियल इफेक्ट बैक्टीरिया के बताऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक्स अ लॉट। हैव ए नाइस डे बच्चों।